बेटी लक्ष्मी में देखिए राष्ट्रीय कवियत्री सपना सोनी को जयपुर से ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। विधाता की दुनिया बहुत बड़ी है, किसके पास कौन सा हुनर है ये खुद ब खुद उसके सामने कभी ना कभी आ ही जाता है। ऐसी ही कहानी है राजस्थान की कवियत्री सपना सोनी की, जिनकी कविताओं को लोग काफी पसंद करते हैं। कविता केवल कला मात्र नहीं, पूरे जीवन है। ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है और हमें संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। ये शारीरिक, मानसिक और आत्मा के स्तर पर भी हमें स्वस्थ रखने का काम भी करती है। इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं दौसा जिले में रहने वाली राष्ट्रीय कवियत्री सपना सोनी की, जिन्होंने अपनी कविताओं के दम पर ही अपनी अनूठी पहचान बनाई है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कविताओं का प्रसारण कर कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी है। सपना सोनी ने बचपन से ही अपनी कविताओं के माध्यम से अपने जीवन की शुरुआत की। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कस्तूरी बन जाऊं, तुम ढूंढो सारे जग में, तुम ढूंढो सारे जग में, मैं तुम पर गंध लुटाऊं, तुम मृग बन जाओ कान्हा। कहते हैं कि लेखक होना भाग्य की बात है, लेकिन लेखक के साथ साथ कवि होना सौभाग्य की बात है। बता दे कि लेखक और कवि का जीवन केवल कला मात्र ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन की अलौकिक विडंबना है, जो कि अपने कविता की पंक्तियों में जीवन में आए कई उतार चढ़ावों के वर्णन को कवि अपनी कविता के माध्यम से करते हैं। इसी से जुड़ी है कवियत्री सपना सोनी की कहानी। सपना सोनी का जन्म आगरा में हुआ था और वो वर्तमान में दौसा में रह रही हैं। सपना सोनी के जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ जो कवि बनने पर विवश कर देता है। एक तरफ सपना सोनी की जिज्ञासा और दूसरी तरफ उनके साथ घटित घटना, दोनों की ही एक क्रम में युक्ति सपना को कवित्री बना दिया। दरअसल सपना की बेटी श्रेया का निधन हो गया था, जिससे भावुक होकर सपना ने एक निष्ठुर भरी दुनिया में माँ बेटी की ममता को अपने कविता के माध्यम से सुलभ किया था, जो बहुत ही प्रसिद्ध भी हुआ था। बता दें कि असामान्य बेटी की जिंदगी के 8 साल में एक माँ को काव्य पथ पर अग्रसर कर दिया है। राष्ट्रीय कवियत्री के रूप में पहचान बना चुकी दौसा की सपना सोनी मातृ शक्ति के रूप में प्रेरणादायक उदाहरण है। तुम मृग बन जाओ कान्हा, तुम मृग बन जाओ कान्हा, मैं कस्तूरी बन जाऊं, तुम ढूंढो सारे जग में, तुम ढूंढो सारे जग में, मैं तुम पर गंध लुटाऊं, तुम मृग बन जाओ कान्हा। तुम चाहे मथुरा जाओ या खोजो वृंदावन में, मैं मिलूंगी तुमको तुम्हारे पावन से अंतर मन में। तुम राधा राधा बोलो, मैं कान्हा कान्हा
बन जाओ कान्हा, मैं कस्तूरी बन जाऊं। जिसमें हो रूप तुम्हारा, मैं वो ही मूरत देखूं। नैनों में तुम्हें बसा के मनमोहक सूरत देखूं। फिर मुस्काते अधरों पर, फिर मुस्काते अधरों पर मैं बन बंसी इतराऊं। फिर मुस्काते अधरों पर मैं बन बंसी इतराऊं। तुम मृग बन जाओ कान्हा। जहाँ एक तरफ बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, तो वहीं दूसरी ओर मंच पर कविता का मंचन करना दोनों ही एक कायरता के समरूपात्मक अभिशाप था, जो कहीं न कहीं लड़कियों को घर से निकलने पर अंकुश लगाता था। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बावजूद भी सपना ने अपनी कलम को संदूक में बंद नहीं किया, समाज में अपने अंदर की प्रतिभा को दिखाया। कवयित्री सपना सोनी ने अपनी प्रतिभा के दम पर कई संस्थानों और मंचों की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया और वो इन प्रतियोगिताओं में पहले स्थान पर भी आई। इतना ही नहीं, पूरे देश में दौसा जिले का नाम भी उन्होंने चमकाया। कवयित्री सपना सोनी ने अपनी कला की प्रस्तुति प्रदेश और बहुत से विख्यात मंचों पर कुमार विश्वास और बहुत से दिग्गज कवियों के साथ दे चुकी हैं, जहां हजारों की संख्या में दर्शक कविता कला की तारीफ भी कर चुके हैं। सपना सोनी की गणना वर्तमान में प्रदेश के उन चुनिंदा युवा कवयित्रियों में से होती है जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के अलग अंदाज में इस क्षेत्र में खासी पहचान कायम की है। सपना सोनी आज काव्य मंच की जानी मानी कवयित्री हैं। सपना सोनी कवयित्री के अलावा लेखिका भी हैं। वे विद्या की गजल, छंद, लघु कथा और पुस्तक समीक्षा में भी सक्रिय हैं। देश के विभिन्न समाचार और पत्रिकाओं में सपना सोनी के आर्टिकल भी छपे हैं और इनकी काफी सराहना भी की जाती है। सपना सोनी वो नाम है जो आज भी किसी पहचान का मोहताज नहीं। ये वही नाम है जो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में अपना नाम बना चुका है। सपना सोनी आज एक छोटे से जिले दौसा से भले ही ताल्लुकात रखती हूँ, लेकिन एक राष्ट्रीय कवयित्री बनकर उन्होंने अपने आप में ये साबित कर दिया कि नारी वो अबला नहीं है बल्कि एक सशक्त नारी है। इसी को लेकर आइए सुनते हैं कवयित्री सपना सोनी की कविताएं। केसर सी अब महक उठेगी काश्मीर की क्यारी, बोले मोदी नहीं मिलेगी, बोले मोदी नहीं मिलेगी कहीं शाह सरी की यारी। मोहे कुछ न पता इसके मन की, ये तो सब रखता जानकारी। चाणक्य नीति से जीतेंगे हम तो दुनिया सारी, हम तो दुनिया भाई तालियां जरा मिलकर बजाइए एक बार। बहुत हम अच्छे। तो दुनिया सारी। मोदी ने कहा कश्मीर पे मर जाऊं, कश्मीर की खातिर मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। फिर कुछ यूं कर डाला खुशियों से भर डाला, हेरी होरी हो गई है जनता दीवानी, दीवानी
की दीवानी, हाँ हाँ रंग रंगीली दीवानी। आओ कुछ अब ऐसा कर जाए, वाह वाह। आओ कुछ अब ऐसा कर जाए, कश्मीर को फिर से अपना स्वर्ग बना डाले। यही देश की मर्जी, परिवेश की मर्जी है। नमो नमो के आगे हम सब की ये अर्जी है। फिर कुछ यूं कर डालो, खुशियों से भर डालो, हेरी होरी हो गई है जनता दीवानी दीवानी। जनता हो गई मोदी की दीवानी, वाह वाह। जनता हो गई मोदी की मस्तानी। बहुत अच्छा। ये है रंग रंगीली दीवानी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कवि क्या होता है और एक अच्छी कवि की क्या क्वालिटीज होती है? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है आपका पूजा जी। मैं जहां तक सोचती हूँ कि कवि वे व्यक्ति होता है जो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता है, शब्दों के माध्यम से कागज पर उकेरता है। और मुझे लगता है कि वो अभिव्यक्ति प्रत्येक मन की बात हो सकती है और जनता की बात हो सकती है। जैसा कि कहा भी गया है पूर्व में कि साहित्य समाज का दर्पण है और कवि अपने मन के भावों का ही नहीं अपितु जनता के, सभी के मन के भावों के अभिव्यक्त करने का वो एक व्यक्ति विशेष है जिसे हम कवि के रूप में जानते हैं। चाहे वो कोई भी रचना करता हो, कैसी भी विधा में लिखता हो, गद्य हो, पद्य हो, कविता, गीत, गजल, छंद आदि कुछ भी लिखने वाला व्यक्ति वो कवि होता है जो अभिव्यक्त करता है मन के भावों को। आप एक सजग कवि हैं और आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की और किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा? ये प्रश्न मुझे लगता है कि हमारे जितने भी यहाँ श्रोतागण हैं, जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है उन तक जरूर पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि एक महिला का अपने जीवन के साथ एडजस्टमेंट करना, उसके साथ तालमेल बैठाना बहुत अत्यधिक मुश्किल कार्य होता है। कविता करना मेरी रुचि है, मेरा पैशन कह लीजिए। और इन परिस्थितियों को जिनको मैंने सामना किया और मैं आज जिस मुकाम पर हूँ उनकी बारे में यदि मैं बात करूँ तो मैंने बचपन से वो माहौल देखा। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरे पिताजी भी लेखक थे और बचपन में जब मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की तो पिताजी को पढ़ते हुए, लिखते हुए जब देखा तो मेरा भी मन किया कि मैं भी कागज कलम लेकर बैठ जाऊं और मैं भी कुछ लिखने का प्रयास करूं। तो वैसे ही सब वहां से शुरुआत मेरी हुई और धीरे धीरे जहां मैं एक विवाह के बंधन में बंधी तो मुझे लगता है कि शादी की जब एक लड़की की जब शादी पक्की होती है तो जो मन में उसके एक प्रसन्नता का भाव होता है, तब एक जन्म हुआ। जब मेरी शादी होकर मैं विदा होकर आ रही थी तो वो विदाई का जो अवसर, घर वालों से दूर होने का जो एक पीड़ा होती है, एक दुख होता है, तब एक कविता ने जन्म लिया। मैं पहली बार जब माँ बनी तब एक कविता ने जन्म लिया। इस तरह से धीरे धीरे हर स्थिति पर आकर मैंने एक कविता को जन्म दिया, एक कविता का सृजन मैंने किया। और परिस्थितियों की बात आए तो ऐसा भी होता है, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, हम राजस्थान में रहते हैं और सम्मिलित परिवार में हैं। बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि शायद आप लोगों का सपोर्ट ना मिले, शायद हो सकता है कि जो आप करना चाहते हैं वो लोगों को पसंद ना हो, लेकिन मैंने कुछ माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की कि लोगों का मुझे सहारा मिले, लोगों का मुझे सहयोग मिलता रहे। और मैंने उन परिस्थितियों को और अपने मन के भावों को द्वंद्व में कभी नहीं आने दिया। मैं आलोचना की शिकार कभी नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी उम्मीद से ज्यादा अपने घर वालों के लिए समय निकाला और जब पूरा घर सो जाता था और जब मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया सो जाया करती थी तब मैं कविता लिखने बैठती थी, कविता करने बैठती थी। अधिकतम मेरी रचना रात के वक्त हुई है पूजा जी। और मैंने प्रत्येक विषय को छेड़ा है, या वो माँ हो, पिता हो, बेटी हो, या मैं अपने प्रेमी के बारे में बात कर रही हूँ। और प्रेमी यानी कि मेरे पति, जिनसे मैं पहले भी जानती थी, शादी से पूर्व भी उन्हें जानती थी। और इसके अलावा भी मैंने चमन पर लिखा, बहारों पर लिखा, पहाड़ों पर लिखा, नदियों पर लिखा, शब्दों पर लिखा, भावों पर लिखा। और प्रत्येक उस सामाजिक विषय पर मैंने अपनी कलम उठाई है, क्योंकि कवि का धर्म होता है कविता करना और प्रत्येक विषय पर लिखना, क्योंकि कवि की कलम समग्र होती है। यूं तो मैं श्रृंगार रस की कवित्री हूँ और श्रृंगार रस में ही अपनी कविताएं करना मुझे भी अत्यधिक प्रिय है। लेकिन बहुत सारे चैनल से हमें जब बुलावा आता है तो कहीं किसी राजनीतिक पक्ष की बात आ जाती है तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा कार्य है। हालांकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी वार्टी से कोई मेरा संबंध नहीं है, मेरा संबंध पूजा जी किट्टी पार्टी से है।
तो ये आनंद की विनोद की बातें हैं, लेकिन ये जीवन में ऐसे कई बार आपके उतार चढ़ाव आते हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं, लेकिन हम सभी के बीच तालमेल बिठाना बखूबी जान जाती हैं, क्योंकि महिलाओं को ईश्वर एक अजीब किस्म का एक गुण देकर भेजता है कि वो हर माहौल में, चाहे वो दुख का हो चाहे वो सुख का हो, वो हर चीज में खुश रहना जानती हैं, हर चीज को झेलना जानती हैं। कवि हर कोई नहीं होता है और इतना आसान भी नहीं होता है किसी कविता की रचना करना। बावजूद उसके आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया? मेरे लिए कविता की रचना करना, मुझे लगता है कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी भी कवि थे, मुझ में कवि रक्त है, तो अंदर से प्रेरित करती है। वो कहते हैं ना, कई बार हमने पढ़ा कि जीन है, अनुवांशिकी लक्षण है। मेरे दादाजी भी कहीं ना कहीं रचनाकार थे, मेरे पिताजी भी रचनाकार थे, तो मेरे घर का जो पारिवारिक माहौल, परिस्थितियां थी, वो बहुत ही कवितामयी थी। मैं जब सुबह होती थी और मेरी जब आंख खुलती तो मेरे पिताजी को मैं भजन गाते हुए सुनती थी, उनके खुद के स्वरचित रचनाओं का वो पाठ करती थी प्रतिदिन, तो हमारी आंख तभी खुलती थी। तो वो भाव मेरे मन में, वो परिवेश मेरे मन में रहा, और चाहे मुश्किल हो या आसान हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में जिस इंसान को जिस चीज में सबसे ज्यादा आनंद होता है वो उसके लिए समय निकाल लेता है और उस कार्य को करके ही मानता है। तो वैसा ही कार्य मैं कर रही हूँ कि मैं जब अपने बच्चों से, परिवार से, घर से, खाने से, रसोई से सबसे फ्री होती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मेरी कागज कलम कहाँ है, अब मेरी वो पुस्तकें कहाँ है जिन्हें मैं पढ़ने का भी बहुत शौक रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कवि के लिए अध्ययन और अध्यापन दोनों ही बहुत आवश्यक है पूजा जी। तो जितना मैं लिखने की कोशिश करती हूँ उससे ज्यादा मैं पढ़ने की भी बहुत कोशिश करती हूँ। बहुत सारी मेरी प्रिय पुस्तकें हैं, उनसे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है कि कुछ और नया सृजन कर सकूं। तो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना और हर एक विषय पर अपनी कलम चलाना और हर परिस्थिति से तालमेल बिठाकर चलना, ये तो हमें करना ही पड़ता है। मेरा मानना यह है कि जो भी चीजें निजी तौर पर आपके दिमाग में आती है, क्या उसे लिखा जा सकता है? क्या यह सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, कवि धर्म का निर्वहन तभी होता है कि आपके मन में कुछ भी उपज रहा हो और उसे शब्दों का रूप दे दे, चाहे वो स्वच्छंद रचना हो, कोई गीत हो, गजल हो, मुक्तक हो, उसमें ढालने की यदि आप कोशिश करें तो वो निश्चित ही एक रूप जरूर लेती है, वो एक रचना जरूर तैयार होती है, क्योंकि आप कवि हैं। और आपके मन में, यदि मेरे मन में, मैं खुद स्वयं की अपनी बात कर रही हूँ, जैसा कि मेरे मन में कहीं भी कुछ दुख का भाव है तो मेरी रचनाओं में कहीं ना कहीं विरह की बात में लिखने की कोशिश करूंगी, कहीं ना कहीं पीड़ा वो दिखाई देगी। और कहीं यदि मेरे मन में खुश हूं, मैं बहुत प्रफुल्लित हूं, तो मेरी रचनाएं हास्य विनोद की भी हो जाया करती हैं। कई बार मैं महसूस करती हूँ कि देश में जो भी स्थितियां हैं आज, किसी भी प्रकार की, जो सियासत की बात करें या राजनीतिक बात करें या हमारे परिवेश की बात करें, या अभी जैसा कि सभी को ज्ञात है कि हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों से, जैसे कि वैश्विक महामारी से, अभी कोरोना नाम की वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था, तब मेरे मन में भाव उपजे कि कुछ कोरोना के लिए भी लिख दूं, तो मैंने वो सब भी किया है। तो जो मन में भाव आए उसके लिए लिख पाना बिल्कुल ठीक है और लिखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि कवि धर्म का निर्वहन तो यही हुआ। मेरा सवाल आपसे यह भी है कि कवि और रचनाकार में क्या अंतर होता है? कवि और रचनाकार में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि कवि ही रचनाकार है और रचनाकार ही कवि है। सृजनकर्ता, कष्टकार, कलमकार, ये सभी उसी के प्रारूप हैं, वही पर्यायवाची हैं। और एक रचनाकार भी रचना करता है, कवि भी कविता करता है, सृजनकर्ता भी सृजन करता है। ये अलग अलग शब्दों से उसके नाम उपजते हैं, लेकिन कवि और रचनाकार में कोई अंतर नहीं होता है पूजा जी। और मुझे लगता है कि हम चाहे गद्य लिखें या पद्य लिखें, या वो एक लेखक भी कहलाता है, तो बस वही शब्दों के अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन इन सबका अर्थ एक है कि कवि, रचनाकार, कष्टकार, कलमकार एक ही वो व्यक्ति है। एक कवि का कल्पना शक्ति से क्या संबंध होता है? कल्पनाशील होना अत्यधिक आवश्यक है। जब तक आप कल्पना में नहीं होंगे तो आप किसी भी चीज की रचना नहीं कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं फूलों के बाग में खड़ी हुई हूँ, तो मैं कुछ शब्दों का सृजन कर रही हूँ, तो वो उस तरीके का गीत है कि कहा फूल ने मुझसे ऐसा। तो मैं कुछ भी शब्दों को जब आसपास अपना जिस तरीके का उद्दीपन देखती हूँ, उस कल्पना शक्ति के साथ होती हूँ, तो मैं वो कल्पना करने की कोशिश करती हूँ कि उसी कल्पना को मैं शब्दों से अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश करती हूँ। अधिकांश प्रसिद्ध कवियों ने अपने शुरुआती दौर में किसी न किसी को फॉलो किया है, किसी को गुरु बनाया है। क्या आपका भी कोई गुरु रहा है, या फिर किसको श्रेय जाता है आपकी सक्सेस का? जी बिल्कुल, बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये। और जैसा कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और जहां मैं अपने गुरुओं की बात करूं तो जिनसे मेरी जो प्रेरणा मुझे जहां से मिली है, तो मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया
और इसके अलावा मेरे धर्म पिता आदरणीय मंगल नसीम जी बहुत बड़े देश के शायर हैं। उनकी 2 पंक्तियों ने मुझे इतना प्रेरित किया कि मैंने उन्हें अपना गुरु बनाया, उनके चरणों में जाकर अपना स्थान मांगा और उनसे मुझे समय समय पर प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि क्या सीरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। और इसके साथ ही डॉक्टर प्रवीर शुक्ल जी, जिन्होंने मुझे सही राह दिखलाई कि क्या सही है क्या गलत का मुझे अंतर समझाया। उन्होंने मुझे समझाया कि इस दुनिया में किस तरीके का कार्यक्रमों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि मैं मंच की भी कवयित्री हूँ, तो मुझे लगता है कि उनसे भी मुझे बहुत हौसला मिला। उनकी एक शेर मुझे बहुत प्रेरित करता है कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। एक आदरणीय सुरेश सपन जी हैं सहारनपुर से, वो मेरे गीतों की बहुत ही संवारते हैं, देखते हैं। जब भी कुछ नया सृजन करती हूँ मैं उन्हें भेजती हूँ, दादा मेरे गीत देखिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे समय समय पर संभालते हैं और जिनका आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता रहता है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को एक गीत गाकर सुनाएं। बिल्कुल पूजा जी, मेरे मन का एक गीत है और बहुत ही प्रचलित और चर्चित गीत है मेरा, मैं मंचों से अधिकतर पढ़ती हूँ, वो सुनाती हूँ, सुनेगा। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से चित्र अपना सलोना बना दीजिए। जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते, उनके कुछ शेर तो गुना दीजिए। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। और गीत का बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि प्रीत की गंध से, भाव अनुबंध से, कथ्य से, शिल्प से, लय पगे छंद से जो भरा हो समर्पण के मकरंद से, जो भरा हो समर्पण के मकरंद से, वो अमर गीत मुझको बना दीजिए। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। और हर इंसान अपने जीवन में एक दुख का पल जीता है, एक कुंठा का पल जीता है। अपने सभी दर्शकों के नाम पढ़ना चाहती हूँ ये बंद। और जीवन में जब कभी प्रेम का सहारा, प्रेम का एहसास, प्रेम की अनुभूति और प्रेम का आभास हो जाता है तो जीवन बड़ा खुशनुमा हो जाता है। तब जाके गीत का ये बंद निवेदित करती हूँ, सुनेगा। अन कही अनसुनी मेरे जीवन कथा, मन को मथने लगी मेरे मन की व्यथा। आपका प्यार पाकर ये मन कह उठा, दर्द हम जो सहे सब भुला दीजिए। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। और चूंकि हम महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं अपने देश में, तब जाके मैं गीत का बंद पढ़ना चाहती हूँ अपनी सभी बहनों के नाम और कहती हूँ कि कितने भी श्रृंगार कर लें, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो श्रृंगार है उसका मैं वर्णन करना चाहती हूँ इस बंद में, वो सुनेगा कि मैं बनूं कल्पना इस तरह आपकी, जैसे आरोह में लहो आलाप की। आपका प्यार सिंदूर से कम नहीं, आपका प्यार सिंदूर से कम नहीं। मांग को मेरी अब तो सजा दीजिए। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से चित्र अपना सलोना बना दीजिए। जितनी गजलें कही हैं मेरे वास्ते, उनके कुछ शेर तो गुना दीजिए। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। बहुत ही प्यारा गाया है आपने, सच में। बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। सपना सोनी ने बताया कि वैसे तो उन्हें बचपन से ही कविताओं का शौक था और वो बचपन से ही कविताएं लिखती भी थी। जब सब सो जाते थे तब वो अपनी कविताओं को लिखना शुरू करती थी। उन्होंने कहा कि मेरी 2006 में शादी हो गई थी और उसके 1 साल बाद पुत्री श्रेया का जन्म हुआ। 2015 मई में श्रेया का देहांत होने के बीच के सफर में बेटी का दर्द देखकर सपना सोनी कविताएं लिखने लगी।
साथ ही इन कविताओं को लिखकर अपनी कविताओं को सोशल मीडिया पर भी शेयर करने लगी। उनकी कविताओं से प्रभावित होकर कई साहित्यिक संस्थानों ने उनको अपने साथ जोड़ लिया और बहुत सारे कार्यक्रमों में उन्हें बुलाने लगे। धीरे धीरे युवा कवयित्री सपना सोनी सभी की पसंदीदा कवयित्री बन गयी। आपको ये भी बता दें कि 5 सालों में करीब 500 कवि सम्मेलनों में कवयित्री सपना सोनी अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं और सभी जगह इनकी कविताओं से लोग बहुत प्रसन्न भी हुए हैं। साथ ही कवयित्री ने ये भी बताया कि जब इनका मन उदास होता है तब ये कविताएं लिखती हैं और उन कविताओं को मन के भाव से जोड़ती हैं। साधना प्लस न्यूज के लिए जयपुर से पूजा जोशी की रिपोर्ट। बन जाओ कान्हा, मैं कस्तूरी बन जाऊं। तुम ढूंढो सारे जग में, तुम ढूंढो सारे जग में, मैं तुम पर गंध लुटाऊं। तुम मृग बन जाओ कान्हा। और इसी के साथ हमारी आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।